अगर आपके स्टार्टअप में दम है तो दम है। फिर इन्वेस्टर की कमी नहीं रहेगी। इन्वेस्टर की कोई कमी नहीं है। तो हमें इन्वेस्टर ढूंढना पड़ता है, इन्वेस्टर हमें ढूंढ लेते हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट 20 लाख की फंड देती है, पर 20 लाख रुपए कभी कभी स्टार्टअप के लिए कुछ नहीं होते, क्योंकि उसकी R&D में ही 20 लाख से अधिक लग जाएंगे। तो जनरली होता यह है कि जो बोलता है उसी के सिर पे ताज पहना दिया जाता है। तो वो ताज मेरे सिर आ गया। अब वो कांटों का था या कैसा था वो बात अलग है। नमस्कार दोस्तों, दी KST शो में आपका स्वागत है। और आज के पॉडकास्ट में हमारे खास मेहमान हैं गौतम कोठारी जी, जो पीथमपुर इंडस्ट्रियल एसोसिएशन के प्रेसिडेंट हैं। आज उन्हीं से हम बात करने वाले हैं। सर, आपका स्वागत है। नमस्कार सर, सबसे पहले तो हम सभी लोग ये जानना चाहते हैं कि पीथमपुर इंडस्ट्रियल एरिया है, पीथमपुर में सारे इंडस्ट्री लगी हुई है, बट इसकी शुरुआत कैसे हुई थी सर? कैसे पीथमपुर हब बना इंडस्ट्री का और कब बना सर? ये 83-84 में सेंट्रल गवर्नमेंट ने डिसाइड किया कि हम जो हिंदुस्तान के 9 इंडस्ट्री डिस्ट्रिक्ट हाँ उनमें ग्रोथ सेंटर्स के रूप में इंडस्ट्रियल एरिया डेवलप करें। जी। मध्य प्रदेश को 6 इंडस्ट्रियल एरिया डेवलप करने का हुआ था तय। 83 में उस समय? हाँ, 83-84 के समय में। अच्छा। और उसमें 30 करोड़ का सेंट्रल गवर्नमेंट का एवरी इंडस्ट्रियल एरिया के लिए ग्रांट इनेट था जी। तो जब जगह खोजी गई धार जिले में, तो कोशिश हुई कि इंदौर के पास भी हो। तो इंदौर से लगा हुआ ये पीथमपुर औद्योगिक क्षेत्र, जो लगभग 23 छोटे छोटे गांवों को मिलाकर के बना हुआ है, और 1960 हेक्टेयर को आइडेंटिफाई किया गया इंडस्ट्रियल एरिया डेवलप करने के लिए। इसी समय अर्जुन सिंह मुख्यमंत्री थे। उनने प्रयास किए। ऑटोमोबाइल की काफी इंडस्ट्रीज लगने वाली थी। उनने अपने स्तर पर उन सब से संपर्क किया और उनके लाइसेंसेस, क्योंकि लाइसेंस राज था उस समय, ठीक है, उनके लाइसेंसेस मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्रीज से उनने पीथमपुर के लिए जारी करवाए। तो एक साथ काइनेटिक, होंडा, बजाज, टेम्पो, आइशर मोटर, हिंदुस्तान मोटर, लार्सन एंड टुब्रो का अर्थ मूवर्स, ये सारी इंडस्ट्रीज के लाइसेंस पीथमपुर में जब इशू हुए, तो निश्चित रूप से पीथमपुर में इतनी बड़ी बड़ी कंपनियां आ रही थी। और चूंकि ऑटोमोबाइल सेक्टर ऐसा है कि ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज को कहा जाता है ये झुंड में उड़ने वाली चिड़िया है। अच्छा। ये अकेले नहीं उड़ सकती। इनका काम होता है सिर्फ असेंबली करना, पेंट शॉप रखना, 2-4 बड़े जो डाइस के काम है वो करना, लेकिन छोटे छोटे पुर्जे, नट बोल्ट तक उनको बाहर से लेने होते हैं। तो क्या सर पीथमपुर में मेनली ऑटोमोबाइल का ही मेनली है उस समय से? नहीं, शुरुआत ऑटोमोबाइल से हुई थी। अच्छा। लेकिन उसके बाद में दूसरे सेक्टर्स ने यहाँ एंट्री करी। टेक्सटाइल इंडस्ट्री में सबसे पहले इंडोरामा सिंथेटिक्स आई, उसके साथ ही फिर दूसरी टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज और लगी। तो इस प्रकार से टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज आई, फिर पैकेजिंग इंडस्ट्रीज वाले आने लगे, फार्मा वाले भी आने लगे, क्योंकि इंदौर का नाम फार्मा में बहुत अच्छा नहीं कहा जाता था। तो लोगों ने उस समय स्थिति थी, किसी जमाने में इंदौर बदनाम हो गया था फार्मा के नाम पर। अच्छा, ऐसा क्या हुआ था सर? उस जमाने में लाइसेंसिंग के लिए बहुत कोई टफ प्रोसीजर्स नहीं थे। अच्छा, इजी मिल जाता? इजी लाइसेंस होता था, तो घर घर में फार्मा इंडस्ट्री लग रही थी इंदौर में, और हर कोई अपने घर में ही मशीन लगा करके टेबलेट बना रहा है, कोई सिरप बना रहा है, कोई कुछ कर रहा है। अच्छा, ये 1984-83 की बात है? ये बात है 77-78 के आसपास की। अच्छा। उस समय काफी जगह छापे पड़े और उन दवाइयों के टेस्ट ट्रायल्स हुए, और कहीं वो फार्मा में यानी इम्प्योरिटीज आना सामान्य बात है, और अगर वो घर में और नॉन हाइजेनिक पोजीशन में बन रही हो, और उन सारे के ले करके एक बड़ा हल्ला मचा, छापे पड़े, और हमारे जो मीडिया है उसने इसको इस प्रकार उछाला जैसे कोई इंदौर जो है स्पूरियस ड्रग का सेंटर हो। तो इंदौर की दवाएं जो है काफी बदनाम हो गई थी। तो ये भी रहा कि उस समय तो फार्मा इंडस्ट्री जो लोग घर से निकल के और बाहर लगा सकते थे उनने बाहर लगाया, लेकिन फिर इंडस्ट्रीज ने अपना फिर रास्ता बाद में ये कब सेटल हुआ? फिर अब तो आज की डेट में तो बहुत सारे फार्मा, आज की डेट में फार्मा का हब कह सकते हैं हम, देवास, इंदौर,
उज्जैन, ये वाला जो एरिया है ये फार्मा का एक प्रकार से हब है, मालवा हब है। और बड़ा नाम भी है कि यहाँ पहले जो था और ये आज। ये इसका श्रेय जाता है स्पेशल इकोनॉमिक जोन को, जो 2004-5 में आया। अच्छा, ये क्या है सर? ये स्पेशल इकोनॉमिक जोन जो एक पॉलिसी आई कि हम एक ऐसे जोन बनाएं जैसा चाइना में है, और वो जोन एक प्रकार से नो मेंस एरिया के रूप में रहे, अच्छा। यानी एक फॉरेन टेरिटरी के रूप में रहे। तो ये सेंट्रल गवर्नमेंट की एक स्कीम आई थी, उस स्कीम में 1000 हेक्टेयर पे डेवलप करना था। तो उस जी। समय कुछ आइडेंटिफाई किया गया, जगह आइडेंटिफाई की गई। उसी में एक हमारे पास में आइडेंटिफाइड जगह थी जो पहले एक एक्सपोर्ट पार्क बनना था, जिसको इंडस्ट्रियल एक्सपोर्ट पार्क के रूप में सेंट्रल गवर्नमेंट ने आइडेंटिफाई किया था, उसमें फंड दिए थे। तो वो पार्क तो बन गया था, लेकिन उसमें कभी कोई पॉलिसी नहीं बनी, कोई इंडस्ट्री नहीं आई थी। तो वो 200-250 एकड़ का एरिया जो है वो करीब करीब तैयार था। तो उस समय एसईजेड पॉलिसी के अंदर हिंदुस्तान में और कहीं कोई पार्क रेडी नहीं थे, तो ये फर्स्ट स्पेशल इकोनॉमिक जोन हो गया। और इससे बड़ा फायदा हुआ लोगों को। और इससे यहाँ इंडस्ट्री आना चालू हो गई, और उसके बाद में फिर फार्मा इंडस्ट्री आने लगी, क्योंकि फार्मा इंडस्ट्री में जो जहाँ जिनका बड़ा एक्सपोर्ट था, तो ये एक्सपोर्ट जोन होता है, तो जिनका बड़ा एक्सपोर्ट था वो सब आए यहाँ। तो उनके आने के कारण आज की तारीख में सब बड़े नाम जो फार्मा में हैं, चाहे इप्का है, लुपिन है, या एसीजी है, या माइलान है, ये सारे के सारे जो है, सिम्बायोटेक है, अजंता है, ये सारे बड़े नाम जो हैं वो पीथमपुर में आ गए। और इस प्रकार से एक तीसरा सेक्टर फार्मा का भी डेवलप हो गया। और फिर इंजीनियरिंग यूनिट्स वहाँ पे हैं, पैकेजिंग यूनिट्स काफ़ी हैं, और एसईजेड में पैकेजिंग यूनिट्स हैं, बड़ी पैकेजिंग यूनिट है जो 1000 करोड़ की इन्वेस्टमेंट वाली है। और सर ये पीथमपुर में और देवास इंडस्ट्रियल एरिया में कोई फर्क है या एक साथ बनाया गया था या पहले नहीं, देवास पहले बन गया था। अच्छा, देवास पहले बन गया था, लेकिन देवास अनसक्सेसफुल इसलिए कह सकते हैं कि वहाँ पानी की बहुत समस्या थी। अच्छा, इंडस्ट्री बन हाँ, रही थी। हालांकि पानी की समस्या पीथमपुर में भी थी, लेकिन देवास में जो इंडस्ट्रीज आई वो पानी की समस्या के कारण से फिर वहाँ बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट नहीं हुआ। फिर पीथमपुर आ गया। पीथमपुर आया तो यहाँ पर भी पानी की समस्या तो थी, कैसे दूर लेकिन टैंकर्स से पानी का काम चलता था। यानी ये था कि 2017-18 तक, 2001 से लेके 2017-18 तक गर्मी के दिनों में इंडस्ट्री ने अपने नलों में पानी नहीं देखा। 3-3 4-4 महीने तक पानी नहीं आता था, और टैंकर्स से इंडस्ट्री चलती थी, लेकिन चल रही थी। ये पीथमपुर का भाग्य कह सकते हैं। तो ये यहाँ पे टैंकर से क्यों नहीं चला पाए? वहाँ बाहर टैंकर्स के सोर्स नहीं थे इतने। अच्छा, पीथमपुर में। पीथमपुर के आसपास टैंकर्स के सोर्स थे। वहाँ कुछ ट्यूबवेल्स इतने सक्सेसफुल थे कि उनने बहुत बिजनेस किया उस समय। सर, आप पीथमपुर इंडस्ट्रियल एसोसिएशन के प्रेसिडेंट हैं पिछले 36 ईयर से, आई थिंक। हाँ। तो इतना लंबा सफर, सर आप पहली बार कब जुड़े एसोसिएशन में, और क्या जुड़ के पहले ही आप प्रेसिडेंट बने थे या क्या था सर? मैंने 86 में वहाँ एक इंडस्ट्री डाली थी जो काइनेटिक होंडा की एंसिलरी थी। अच्छा, 86 में आपने अपना इंडस्ट्री डाला था। ओके। और 88 में अचानक सेंट्रल गवर्नमेंट ने 30 सितंबर 88 से जो सेंट्रल इन्वेस्टमेंट सब्सिडी थी उसको बंद कर दी। मुश्किल ये हुई कि सेंट्रल गवर्नमेंट के जो सब्सिडी डिसबर्समेंट के जो नॉर्म्स थे, उन नॉर्म्स को हमारे स्टेट गवर्नमेंट के ऑफिसर्स ने फॉलो नहीं किया, और उन्होंने अपने नॉर्म्स तय कर लिए। अच्छा। तो जो सब्सिडी इन्वेस्टमेंट के साथ साथ डिसबर्स होनी थी, वो सब्सिडी जब तक कि इंडस्ट्री पूरी लग जाए उसके बाद डिसबर्स करने का कायदा इनने बना लिया। तो जो 30 सितंबर 88 के समय में पाइपलाइन में इंडस्ट्रीज थी, या जिनके केसेस सैंक्शन के लिए कमिश्नर इंडस्ट्रीज के ऑफिस में गए हुए थे, वो सारे केसेस उलझ गए, और उनकी संख्या बहुत लंबी चौड़ी थी। 1986 की बात है। हाँ, 88 की बात 88 में। ये 88 में कम से कम 400 इंडस्ट्रीज ऐसे उलझ गई।
ओह! फिर क्या और हुआ? उनकी सब्सिडी उलझने के कारण चूंकि वो 25% का गैप इंडस्ट्री में बहुत बड़ा होता है, हुँ, तो उसमें करीब करीब सभी जो उलझे थे उसमें कुछ ही भाग्यशाली होंगे जो फाइनेंशियली बैकिंग जिनकी अच्छी थी वो निकल पाए। उस संकट को देखते हुए हमने भी बहुत हाथ पैर मारे, तो जब लगा कि कोई रास्ता नहीं है तो हमने फिर लोगों को इकट्ठा किया। अच्छा उसके पहले तक एसोसिएशन नहीं था? एसोसिएशन नहीं थी, कोई एसोसिएशन अच्छा, नहीं थी। मैंने ही लोगों को इकट्ठा किया, मैंने उनको समस्या बताई कि अगर ऐसा रहा और बिना अकेले-अकेले लड़ेंगे तो नहीं हो सकेगा। हुँ, इसके लिए तो कोई ना कोई एक ग्रुप बनना पड़ेगा, संगठन बनाना पड़ेगा। हुँ, तो चूँकि मैंने आह्वान किया था, तो जनरली होता ये है कि जो बोलता है उसी के सिर पे ताज पहना दिया जाता है। तो वो ताज मेरे सिर आ गया। हाँ, अब वो काँटों का था या कैसा था वो बात अलग है। बाकी वो ताज हमारे सिर आया। फिर जी, हमने इसकी लड़ाई लड़ी काफ़ी। इतना हुआ कि जो सिख हो गए थे उनको बहुतों को तो हम नहीं बचा पाए। जी, लेकिन बाद में उनके जो फंड्स रिलीज़ हुए किसी तरीके से, तो एट लीस्ट उनकी लायबिलिटीज़ सेटल करने में वो पैसा काम आ गया अच्छा, और वो किसी तरीके से उनको एग्ज़िट रूट मिल गया। हुँ, अदरवाइज़ लगभग उस समय 250 से ज़्यादा इंडस्ट्रीज़ जो है वो एमपीएफसी ने, मध्य प्रदेश फाइनेंस कॉर्पोरेशन ने हुँ, टेक ओवर की हुँ, और लगभग इतनी ही इंडस्ट्री बाद के वर्षों में हुँ, बैंकों ने ताले लगाए। ओके, तो एक प्रकार से कह सकते हैं कि पीतमपुर में सैकड़ों छोटी इंडस्ट्रीज़ की कब्र बनी हुई है। उस समय लेकिन दिक्कत हुई। हाँ, लेकिन ये अ, एक दौर चला जब इंडस्ट्रीज़ आना चाह रही थी और पीतमपुर में स्कोप दिख रहा था एंसिलरीज़ के रूप में। क्योंकि ऑटोमोबाइल की एंसिलरीज़ के रूप में अपने पैकेजिंग इंडस्ट्री के रूप में जो स्कोप दिखने लगा तो आने लगे लोग। सही है। तो आए तो वो पुरानी इंडस्ट्री उनने परचेज़ करी, जिनको एमपीएफसी ने बेचा उसको खरीदा लोगों ने, बैंकों ने बेचा उसको हुँ, खरीदा। तो ऐसा करके जो नए खरीदार आए उनने उन इंडस्ट्रीज़ को वापस चालू किया, नए सिरे से चालू किया। आज जो इंडस्ट्रियल एरिया दिखता है वो बहुत हरा-भरा, बहुत एक्टिव, एकदम लाइव दिखता है। हुँ, लेकिन ये जो बहुत संघर्ष के बाद हाँ, ऐसा दिख रहा है। लाइवनेस जो दिख रही है उसमें इंडस्ट्रीज़ का बहुत संघर्ष है। तो आपके एसोसिएशन में सभी इंडस्ट्री शामिल है? हम लार्ज, मीडियम, स्मॉल सभी इंडस्ट्रीज़ को रिप्रेज़ेंट करते हैं और ये बड़े हमारे एसोसिएशन में लार्ज में 90% इंडस्ट्रीज़ जो है मेंबर हैं। तो इसमें कुछ आप लोग मुद्दे डिसाइड करते हैं कि क्या करना है, कुछ मीटिंग्स होती हैं, कैसे क्या ये मीटिंग्स होती हैं, मुद्दे भी डिसाइड करते हैं। हमारी जो स्थिति है एक लोकल एसोसिएशन। अच्छा लोकल तो पीथमपुर ये में? मान लीजिए जैसे हम म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन होता है, फिर स्टेट लेवल का होता है, नेशनल लेवल का होता है, तो हमारी एसोसिएशन लोकल एसोसिएशन। अच्छा, तो हम इंडिविजुअल इंडस्ट्रीज़ की ट्रबल शूटिंग भी करते हैं। ओके। अगर किसी को कोई प्रॉब्लम हुई है इंडिविजुअल यूनिट को तो वो करते हैं। स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ के कारण से हमको कहीं कोई समस्या आती है तो उसके लिए आप हम बात करते हैं। संघर्ष करते हैं, आगे बात करते हैं। हम स्टेट और सेंट्रल लेवल की एसोसिएशंस के भी साथ एफ़िलिएटेड हैं। तो जो प्रॉब्लम स्टेट लेवल की है वो स्टेट लेवल के एसोसिएशन के साथ मिल कर के उसको करते हैं। सेंट्रल लेवल की है तो सेंट्रल लेवल एसोसिएशन के साथ में उसको रिप्रेज़ेंट करते हैं। सर पहले ऐसा माना जाता था कि इंडस्ट्री मतलब बड़े घराने, वो ही डाल सकते हैं। बट अभी थोड़ा परसेप्शन चेंज हुआ है और स्टार्टअप बहुत सारे आ रहे हैं। इस बदलाव को आप कैसे देखते हैं सर? स्टार्टअप एक वास्तव में समय की माँग है। हुँ, आज जितना डेवलपमेंट हो रहा है उतनी समस्याएँ भी बन रही हैं। जी। तो हर समस्या के साथ में एक संभावना रहती है हुँ, और वो संभावना से स्टार्टअप पैदा होता है। हुँ, जहाँ समस्या है और उसका कोई समाधान है, हुँ, तो समाधान स्टार्टअप है। हुँ, क्योंकि समस्या नहीं है तो समाधान भी नया है सही है। और समाधान स्टार्टअप है। अब वो समस्या कितनी बड़ी है और उसका समाधान कितना सटीक है, हुँ, इस पे डिपेंड करता है कि वो स्टार्टअप आगे चलेगा या नहीं चलेगा। हुँ, अगर हम समस्या को सही ढंग से नहीं समझे और उसका समाधान हमने सटीक ढंग से नहीं बनाया, हमारी कोई रिसर्च नहीं है और हम घुस गए जल्दबाजी में, तो हो सकता है वो स्टार्टअप
नहीं चल अच्छा, पाए। मतलब स्टार्टअप लोग कर तो रहे हैं, पहले ज़्यादा नहीं करते थे, अब लोग हर कोई इंडस्ट्री में आना चाहता है, निश्चित छोटा रूप बड़े लेवल पे। तो उसमें कई बार लोग जल्दबाजी में घुस जाते हैं। जी हाँ, बहुत जल्दबाजी होती है। वो आज जल्दबाजी के 2 कारण हैं। क्या सर? एक तो ये कि कोई दूसरा नहीं आ जाए हमारे पहले, अच्छा। हुँ, और एक उत्साह रहता है, तो हुँ, मैं जल्द से जल्द आ जाऊँ और जल्द से जल्द सेटअप रातों करना। रात जो है वो एंटरप्रेन्योर बन जाऊँ। हुँ। तो ये जल्दबाजी जो है वो कभी-कभी खतरनाक तो होती है। सर अगर मुझे स्टार्टअप करना है, किसी को भी, हुँ। तो उसको क्या ध्यान रखना चाहिए? जैसे आपने बोला जल्दबाजी या ओवर एक्साइटमेंट नहीं होना चाहिए। तो अगर कोई भी स्टार्टअप करना चाहता है, आपके पास इतना लंबा एक्सपीरियंस है, तो पहले वो क्या कौन-सी चीज़ें हैं 2-4 ऐसी चीज़ें जिनका वो ध्यान रखे, सावधानी रखे? देखिए, स्टार्टअप के लिए सबसे पहली चीज़ तो ये होती है कि वो क्या समाधान कर रहा है। मतलब ये स्टार्टअप मतलब समाधान, आप बोल रहे हैं उस पे अगर निश्चित रूप फोकस से करें, सॉल्यूशन पे जाना स्टार्टअप है। कोई भी सॉल्यूशन स्टार्टअप है। हुँ, बहुत इम्पोर्टेंट। क्योंकि अगर आपके पास में कोई समाधान नहीं है, बिना समाधान के कोई प्रोडक्ट चलेगा कैसे? बिल्कुल सही है सर। तो वो जो प्रोडक्ट है या सर्विसेज़ है, वो समाधान होना चाहिए। हुँ, दूसरा, उसके पीछे में एक रिसर्च का पूरा बेस होना। रिसर्च होनी चाहिए पहले। बिल्कुल रिसर्च बिना, अगर स्टडी नहीं है, उसकी रिसर्च नहीं है, हुँ, तो वो स्टार्टअप कभी भी धोखा दे सकता है। जो हुँ, चीज़ हमें दिख रही है, वो वास्तव में वैसे रूप में है या नहीं है। हुँ, फिर उसका ओ स्कोप कितना लार्ज है, कितना स्मॉल है, कितना संकुचित है, ये देखना भी ज़रूरी है। जी। फिर उसमें फंडिंग्स वगैरह की स्थिति देखना है। ऐसा नहीं है कि हम सेंट्रल गवर्नमेंट 20 लैक्स की फंड देती है। कितना देती सर 20 लाख सेंट रुपए सेंट्रल गवर्नमेंट स्टार्टअप्स को देती है? आप अप्लाई करिए। उसके बाद में अगर उनको सही लगा कि आपका स्टार्टअप सही है, उसकी पिच जो बना के भेजी आपने, हुँ, वो पिच सही है, तो उसके बेस पे 20 लाख तक की गारंटी नेट सेंट्रल गवर्नमेंट देती है। जी। पर 20 लाख रुपए कोई कभी-कभी स्टार्टअप के लिए कुछ नहीं होते, क्योंकि उसकी आर-एन-डी में ही 20 लाख से अधिक लग जाएँगे। तो और जो सर 20 लाख रुपए मिलता है, ये सभी के लिए अवेलेबल है? कोई भी जाके सही से स्टार्टअप अगर रजिस्टर आपने कर लिया सेंट्रल गवर्नमेंट, उसके बाद में आप अप्लाई कर लीजिए। अप्लाई करने के बाद में उसकी सेंट्रल गवर्नमेंट ने डिफरेंट इंजीनियरिंग कॉलेजेस हैं और रिसर्च लेबोरेटरीज वगैरह हैं, उनको ऑथोराइज़ किया हुआ है अच्छा। और उनके पास में वो फंड देती है। हुँ, तो आप जब अप्लाई करेंगे तो एक पर्टिकुलर उसको आपको करना पड़ेगा, जैसे यहाँ जीएसटीआईएस है। हुँ, तो जीएसटीआईएस को आपने अगर उसके थ्रू कर दिया, तो वो फिर उनकी टीम आएगी, वो इवैल्यूएट करेगी, और अगर वो पाते हैं कि आप जो कर रहे हैं वो सही दिशा में कर रहे हैं हुँ, और उसमें पैसे की आवश्यकता है और आपको दी जाना चाहिए, तो वो वहाँ से सैंक्शन दे देते हैं। ठीक है। और क्या सावधानी रखनी है सर? स्टेट गवर्नमेंट में स्टार्टअप में बहुत छोटी-छोटी सही, लेकिन बहुत सारी छूटें हैं। अच्छा, हाँ, हाँ। वो छूटें भी हैं, बहुत सारी फॉर्मेलिटीज़ से भी उनको अ मतलब गवर्नमेंट भी ये प्रमोट करती है कि आप स्टार्टअप में आएँ। गवर्नमेंट ही प्रमोट कर रही है स्टार्टअप को। गवर्नमेंट अगर प्रमोट नहीं करेगी तो स्टार्टअप तो वैसे ही, स्टार्टअप जैसा नाम है, वो एक स्टार्टअप ही है। हुँ, आइडिया किसी के भी दिमाग में आ सकता है। फाइनेंशियल जो प्रॉब्लम होती है। ये जो स्टार्टअप जो फैलने का कारण है, वो यही है कि आपके पास पैसा नहीं है, लेकिन आपके पास में आइडिया आइडिया है। है। हुँ, तो आइडिया है, प्रॉपर आइडिया है, उसका कोई रोड मैप है, उसकी रिसर्च है, और आप उसको प्रूव कर सकते हैं कि ये होने के बाद में कोई समाधान हो जाएगा, तो गवर्नमेंट पीछे लगती है, उसमें देती है, बैंकें भी देंगी। बैंकों में जब आप लोन लेते हैं तो उसमें इंटरेस्ट सबवेंशन का भी 5% तक इंटरेस्ट सबवेंशन का भी प्रोविज़न है। और क्या सर जो सावधानी रखें? बिकॉज़ बहुत सारे स्टार्टअप ऐसे भी सुनते हैं स्टार्ट तो किया था, साल भर चल भी गया, लेकिन बाद में कई बार ऐसा लगता है कि वो चल नहीं पाया। कई ऐसे स्टार्टअप देखे। देखिए, स्टार्टअप में अगर आपका सब कुछ वेल प्लान्ड है और एक उसकी प्रॉपर रोड मैप है, हुँ, तो फिर एंजल फंडर्स भी बहुत हैं जो आपको पैसा दे देंगे। अच्छा गवर्नमेंट के अलावा भी लोग फंड गवर्नमेंट के करते हैं। अलावा बहुत पैसा लगाने वाले हैं। भाई, स्टार्टअप में दम होना चाहिए आपके आइडिया में दम दम अगर चाहिए। है, और इन्वेस्टर्स तो उधार बैठे हुए हैं। अच्छा, वो तो देखते हैं कि भई इस स्टार्टअप का भविष्य क्या है। वो तो इन्वेस्टर तो बहुत तेज निगाह रखता है।
उसको पहले समझ में आ जाता है कि ये स्टार्टअप कितने दूर जाएगा अच्छा। और इसकी क्या वैल्यूएशन होगी फ्यूचर में। तो उस हिसाब से वो फ्यूचर में इवैल्यूएशन को करते हुए और 10-20% की शेयर भी लेता है करोड़ों में। अगर आपके स्टार्टअप में दम है तो दम है फिर तो इन्वेस्टर की कमी नहीं रहेगी। इन्वेस्टर की कोई कमी नहीं है। तो हमें लोग इन्वेस्टर ढूंढना पड़ता है या इन्वेस्टर हमें ढूंढ लेते हैं? दोनों स्थितियां हैं, लेकिन कई प्लेटफॉर्म है जहां इन्वेस्टर्स और स्टार्टअप दोनों आमने सामने भी बैठते हैं। कौन सा प्लेटफॉर्म है सर जैसे? ऐसे कुछ एनजीओज हैं जो इसको ऑर्गेनाइज करते हैं प्लेटफॉर्म को ऐसे। अच्छा। और उन एनजीओज के ऑर्गेनाइज जब वो करते हैं तो वो ये एंजल फंडिंग के लिए एंजल इन्वेस्टर्स को भी बुलाते हैं, स्टार्टअप्स को भी बुलाते हैं। स्टार्टअप अपना प्रेजेंटेशन देते हैं, हम्म। एंजल इन्वेस्टर जो है उस प्रेजेंटेशन को देखते हैं, फिर उनको लगता है कि ये प्रेजेंटेशन में दम है तो वो फर्दर उनको फिर पर्सनल निगोशिएशन चलता है। अच्छा। और वो सारे निगोशिएशन होने के बाद में कई ऐसे लकी लोग होते हैं जिनको बहुत बड़ी बड़ी फंडिंग मिल जाती है हम्म। और वो सक्सेस हो जाते हैं। तो स्टार्टअप जो है वो एक आइडिया है जो सेल होता है। सॉल्यूशन बेस्ड आइडिया है वो, सॉल्यूशन समाधान होना चाहिए। बिल्कुल समाधान। अगर आप कुछ समस्या का कोई समाधान कर रहे हो, वो समाधान उसकी समाधान की दूसरी लागतों से बहुत कम है तो फिर चलेगा। तो चलेगा। अभी पिछले कुछ सालों से अपना इंदौर और आसपास का क्षेत्र बड़ा मतलब फेवरेट बना हुआ है सभी का कि यहाँ पे आना चाहिए, इंडस्ट्री लगाना चाहिए। बड़े बड़े इन्वेस्टर भी आ रहे हैं, इंडस्ट्री भी लग रही है, इवन स्टार्टअप भी कई लोग लगा रहे हैं। इसकी क्या वजह सर? इंदौर अट्रैक्ट कर रहा है लोगों को देखिए ऐसा है, या कनेक्टिविटी की वजह से है? ये समझ लीजिए कि पिछले 30, 35, 40 सालों में जो डेवलपमेंट हुआ है, हम्म। इस डेवलपमेंट में जो इंडस्ट्रीज यहाँ आई, जो कनेक्टिविटी यहाँ की बनी, और जिस प्रकार से इंडस्ट्री को सब चाहिए, उसको स्किल्ड वर्कर भी चाहिए, उसको फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस भी अच्छी चाहिए, सड़कें अच्छी चाहिए, कनेक्टिविटी, एयर कनेक्टिविटी भी चाहिए, रेल कनेक्टिविटी भी चाहिए, ये सारी चीज़ें चाहिए। ये सब मिल करके बनाते हैं इकोसिस्टम। अच्छा। वो इकोसिस्टम इंदौर के आसपास बन गया, बन गया है। इसलिए ये इंदौर इंडस्ट्रीज को अट्रैक्ट कर रहा है। हम्म। आज मध्य प्रदेश में 80% इन्वेस्टमेंट जो आ रहा है वो इंदौर उज्जैन का ये जोन है, इस जोन में ही आ रहा है। तो बहुत ही अच्छा है हम सबके लिए। बाकी दूसरे जोन में 20%। यानी मुख्य बात ये है कि इंडस्ट्रीज को अगर आपको बुलाना है तो आपको उसको एक इकोसिस्टम क्रिएट करना पड़ेगा। और वो जो अपने आप बन चुका है मालवा और इधर इंदौर। ये तकदीर से कहें या समस्याओं के समाधान करते करते या इंडस्ट्रीज की लगातार मांग को देखते हुए काफी सुधार हुआ है। काफी सुधार हुआ। अभी भी बहुत सारी चीजें अपेक्षित हैं, जैसे अब रेल लाइन है, रेल लाइन अभी बनी नहीं है इंदौर अभी से। अनाउंस हुआ लेटेस्ट, अनाउंस अभी मनमाड़ इंदौर वाला जो। मनमाड़ का किया है। उससे भी काफी फर्क पड़ेगा इंडस्ट्री। अब इंदौर मनमाड़ का जो है ये चल रहा है सर्वे 2002-03 से। हाँ काफी पेंडिंग। 2004 में रिपोर्ट आई, फिर 8-9 में सर्वे हुआ, तो 2009 की रिपोर्ट बनी। और ये हमारा दुर्भाग्य रहा कि हम अभी तक लूजर हैं रेल लाइन में। हमारे पास में एक रेल लाइन हुआ करती थी जो सीधा सिकंदराबाद और अजमेर को जोड़ती थी। वो रेल लाइन आज से 30 साल पहले ब्रेक हुई और वो बनने वाली थी। मीटर गेज रेल लाइन ब्रॉड गेज में कन्वर्ट होने वाली थी, वो आज तक पूरी कन्वर्ट नहीं हो पाई। तो हमने कनेक्टिविटी खोई, नई कनेक्टिविटी हमको नहीं मिली। नई रेलगाड़ियां जरूर मिल गई, कनेक्टिविटी नहीं मिली। नई कनेक्टिविटी नहीं मिली। और हम चूंकि मध्य प्रदेश लैंड लॉक्ड है, स्टेट है, तो ट्रांसपोर्टेशन एक्सपोर्ट के लिए अगर जेएनपीटी जाना है, कांडला जाना है, तो या तो आपको रोड ट्रांसपोर्ट से ही अपने ट्राले भेजने होंगे। बट अब आई थिंक इससे काफी सपोर्ट मिलेगा। अब अगर ये इंदौर मनमाड़ बन जाता है, अभी क्या है कि रेल रूट से भी भेजना है तो करीब करीब 830 किलोमीटर जेएनपीटी का रूट होता है। इंदौर मनमाड़ से 580 किलोमीटर, बहुत फर्क पड़ जाएगा। 250 किलोमीटर। फिर रेल का भाड़ा कम होता है, बहुत बहुत फर्क पड़ता है। सही है। तो रेल का भाड़ा
40-50% होता है, हम्म, और ट्रांसपोर्टेशन एक बड़ी कास्ट है। बहुत बड़ी कॉस्ट तो है। एक्सपोर्टर्स को ये पहले देखना पड़ता है कि भाई ये है क्या। अगर ये अब आपका दिल्ली मुंबई फ्रेट कॉरिडोर डिक्लेयर हुआ, हम्म, उसमें भी इंदौर जुड़ गया, पहले नहीं जुड़ा था, वो भी जुड़ गया। लेकिन एसोसिएशन ने उस समय प्रयास किए, और तब कमलनाथ जी के हाथ में था वो मिनिस्ट्री, तो कमलनाथ जी ने उसको भी सैंक्शन किया था उस समय, और वो भी जुड़ गया। लेकिन अब उसकी लाइनें बननी है, हम्म, वो रेल लाइन बनने में अब 2022 तक पूरा करने की बात थी, अभी तक हुआ नहीं। हम्म, इसी के साथ ही जो सब कॉरिडोर्स इसके डिसाइड हुए थे, क्योंकि अगर इतनी हैवी क्वांटिटी में ट्रांसपोर्टेशन होगा गुड्स का, तो उसका कैचमेंट एरिया बढ़ाना पड़ेगा। तो वो कैचमेंट एरिया भी बढ़ाने के लिए भोपाल से शाजापुर, बक्सी, इधर नीमच, मंदसौर, सबसे कनेक्टिविटी की बात हुई। हम्म, तो ये जो इंदौर के डेवलपमेंट की बात है, वो इसके इकोसिस्टम पे अभी, जैसे दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस हाईवे बना, उसकी कनेक्टिविटी इंदौर से हो गई। ये सब डेवलप हो रहा है अब चारों तरफ से। तो अब अगर मान लीजिए 12 घंटे में यहाँ से ट्रांसपोर्ट हो जाता है अगर कोई गुड्स, तो इससे अच्छी क्या बात है। इससे अच्छी बात नहीं हो सकती। दूसरा सर, ये जो हमारे इंदौर में लोकल, जिन्होंने इंदौर के लोगों ने या मध्य प्रदेश मालवा निवाड़ के लोगों ने बिजनेस स्टार्ट किया था उस समय, जैसे एग्जांपल लेते हैं शक्ति पंप है, या ऐसे ये बड़े ब्रांड बने, कुछ एक ऐसे बहुत बड़े ब्रांड बने, तो इनकी सक्सेस स्टोरी कैसे रही सर? शक्ति पंप शुरू से ऐसी थे या इसकी कैसा? सक्सेस स्टोरी सिर्फ इतनी है कि लगातार इनोवेशन में लगे रहे। मतलब इनोवेशन बहुत इनोवेशन, इंपॉर्टेंट है बिजनेस में। अगर आपने इनोवेट नहीं किया, तो समय जो है वो प्रोडक्ट को ऑब्सोलेट कर देता है। तो इन्होंने क्या किया सर शक्ति इनने पंप? पहले तो ये सिर्फ सबमर्सिबल पंप बनाते थे, उसके बाद में इसके पंप के क्वालिटी इम्प्रूव करने में इनने इनोवेशंस किए, फिर सोलर वगैरह में आए। वो तो समय के साथ बदलते रहे, सोलर पे सोलर, भी। भाई एक समस्या थी कि खेत में बिजली है ही नहीं, तो वो कैसे पंप ये बहुत चलाए, बड़ी समस्या थी हमारे यहाँ है ना। तो। तो ऐसी स्थिति में इनने सॉल्यूशन दे दिया, समाधान दे आपने दिया। वही बोला भी, हाँ। तो ये एक प्रकार से स्टार्टअप आप कह तो सकते क्या हो। सर सोलर से वो सो पंप भी चल वही जाता है? सोलर से आराम से उनने एक सोलर पैनल बनाया, पैनल के साथ में पंप को अटैच किया। ये सोलर से तो बिजली पैदा करने वाला काम तो बहुत समय से चल रहा है। हम्म, ये छोटे छोटे जो आधा एचपी के जो पंप चलते थे, वो तो हमारे कस्तूरबा गांव में बहुत पहले चल रहे थे। अच्छा। तो सोलर का सॉल्यूशन तो आया, साथ साथ में सोलर की जो कास्ट थी वो भी कम होती गई। हम्म, तो इनको और मौका मिलता रहा, फिर ये और इनोवेट करने लगे। फिर जब अच्छा चल रहा था, फिर मार्केटिंग वगैरह में इनने एफर्ट्स किए, एक ओवरऑल एफर्ट हुआ, और उसमें ये सक्सेसफुल रहे। और कौन कौन से हमारे जो इंदौर के लोकल ब्रांड है जो नेशनल लेवल पे है सर? जैसे शक्ति पंप हो गया, शक्ति पंप है, लिस्टेड है जो। कृति, जो आप देखते हैं पाइप है, उस उनका हम्म, कृति का ऑयल वगैरह का जो काम है वो नेशनल लेवल पे है। किसी समय में सहारा हुआ करते थे, आजकल बाबा रामदेव ने ये ले टेक ले। ओवर कर ली है। अ, एक राजरतन ग्लोबल वायर्स हैं, उनने भी अच्छा किया। आईटीएल है, इंडोर टूल्स लिमिटेड, हम्म, आईटीएल है, मिस्टर जैन चला रहे हैं। बहुत इंटरनेशनल लेवल के उनकी शार्प मशीन्स फेमस है। अच्छा। तो बहुत सारी ऐसे इंडस्ट्रीज हैं यहाँ की जिनका नाम है। साई मशीन टूल है, हमारे मित्र है, हम्म, तो उनका मशीनें जो हैं वो एक्सपोर्ट भी होती है। मतलब कोई भी बिजनेस जो रन कर रहा है उसमें इनोवेशन समय के हिसाब से होना बहुत जरूरी है। समय के साथ आपको बढ़ना तो पड़ेगा ही, और इनोवेशन तो हमेशा ही रिक्वायर्ड है। हम्म, अब वो समय नहीं रहा कि आप एक ढर्रे को लेकर के चलें। ढर्रे को हाँ, लेकर वो जमाना अलग था कि जब 100 साल हमारी टेक्सटाइल मिलें चलती बिना रहती इनोवेशन के चल गई। चलती रहती थी। लेकिन अब आज तो हर 2-3 साल में मशीन में नई टेक्नोलॉजी आ जाती है, हम्म, और अब तो धीरे धीरे रोबोटिक्स का जमाना आ रहा है। तो सर ये जिस तरह से अभी एआई का जमाना है, रोबोटिक का जमाना है, तो ये इंडस्ट्री के लिए क्या है? मतलब लोगों के लिए एम्प्लॉयमेंट बढ़ा रहा है या घटा रहा है? किस तरह से इम्पैक्ट डाल रहा है सर?
ऐसे सामने से हम देखते हैं तो हमें लगता है कि इंडस्ट्री से एम्प्लॉयमेंट कम होगा। सामने से देखते हैं। हाँ, हुँ, लेकिन अगर हम इसको गहराई से देखें, हुँ, तो ये डेवलपमेंट को फ़ास्ट करेंगे अच्छा। और जब डेवलपमेंट फ़ास्ट होगा तो इंडस्ट्रीज़ की रिक्वायरमेंट तो बढ़ेगी। हुँ, क्योंकि मनुष्य को ना रोबोट रिप्लेस कर सकता, ना एआई रिप्लेस कर सकता। बिल्कुल, कहीं न कहीं आदमी तो चाहिए जो रोबोट को भी चलाएगा और एआई को भी यूज़ बिल्कुल। करेगा। तो ये थोड़ा-सा एक ऐसा मिथ है जो कंप्यूटर के ज़माने में जब कंप्यूटर आ रहा था तब भी ये इस तरह से लोगों को मिथ था शंकाएँ लोगों का। हुई थी। हाँ, और उसके बाद कंप्यूटर ने जिस हिसाब से डेवलपमेंट किया कि आज उसने इतने बड़े रोज़गार के अवसर उत्पन्न कर दिए। हाँ, तो ये एक प्रकार से हम डेवलपमेंट को रोक करके और एम्प्लॉयमेंट बढ़ाने की कभी सोचें, तो ये सबसे बड़ी बहुत मूर्खता है। इम्पोर्टेंट चीज़ है ये। मतलब डेवलपमेंट रोक के कभी कुछ नहीं बढ़ने हाँ, वाला। ये तो बढ़ेगा और जैसे आपने भी बोला था समय के साथ बदलना पड़ेगा। बदलना पड़ेगा। तो समय के साथ पूरा इंडस्ट्री भी बदल रहा होगा अभी। काम करने का तौर तरीका। निश्चित रूप से, जो नहीं बदला वो खत्म हो गया। हमारे यहाँ की जो इन मिलें हैं, हुँ, वो आप देख न सकते हैं कि ये नहीं बदली, इनका मॉडर्नाइज़ेशन नहीं हुआ, तो आज ये बंद हो गई। हुँ, तो ये तो निश्चित है कि जो आया है उसको जाना तो है, हुँ, उसकी एक लाइफ़ साइकिल भी है। हुँ। लेकिन इसको अगर मनुष्य की लाइफ़ साइकिल से भी देखें तो जो तंदुरुस्ती के उपाय करता रहता है वो पूरे समय अस्वस्थ होकर के जीता है सही है। और कोई अगर उससे भटक जाता है तो उसका जीवन जल्दी समाप्त होता है। सर जैसे कोई बिज़नेस या इंडस्ट्री डाली, स्टार्टअप शुरू किया, जिसका चल गया अच्छा है, जिसका नहीं चला, कई बार वो फँसा हुआ भी महसूस होता है। हम पेपर्स में पढ़ते हैं, न्यूज़ में आता है कि किसी ने गलत कदम भी उठा लिया, कोई बहुत बैंक करप्ट हो गया। क्या करे अगर नहीं भी कर पाया, तो कैसे स्मूथली बाहर निकल आए और कुछ नया ट्राई करे, क्या देखिए करना हमारे चाहिए? यहाँ हिंदुस्तान में ये स्थितियाँ तो बनती रहती हैं। हुँ, ज़रूरी नहीं कि हर कोई चले। बिल्कुल। एक इंडस्ट्री चलने के लेकर के अगर वो 2-4 साल भी चलती है, हुँ, तो ये मान कर के चलिए कि उसने सरकार को बहुत कुछ दिया है। हुँ, अगर उसकी ज़मीनें उसने खरीदी है, तो रजिस्ट्री में स्टाम्प के पैसे दिए हैं। मशीनें खरीदी है, तो वैट के रूप में, एक्साइज़ ड्यूटी के रूप में, जीएसटी के रूप में उसने पैसा दिया हुआ है। तो सरकार को मिलता रहा है हुँ, और उसने जितने समय भी इंडस्ट्री चलाई है और जितने लोगों को उसके कारण पैसा बँटा है, वो पैसा इकोनॉमी में आकर के कहीं न कहीं सरकार के लिए बेनिफिट जनरेट करता रहा है। हुँ, तो ऐसी स्थिति में सरकार को जो फंड्स मिलते हैं वो इंडस्ट्री से और इकोनॉमिक एक्टिविटी से मिलती है। हुँ, तो ये सरकार को चाहिए कि वो एक एग्ज़िट पॉलिसी बनाए और अच्छा। ऐसे लोगों से जो फँसे हुए हैं, उनके निकलने का रास्ता कर दे। इससे 2 फ़ायदे होंगे। हुँ, एक तो एंटरप्रेन्योर को निकलने का रास्ता मिल जाएगा और वो नए सिरे से अपनी जो स्किल है, उसका उपयोग इकोनॉमी डेवलपमेंट में करने का उसको मौका फिर मिल जाएगा। आज हम उसको बैंकरप्ट कर देते हैं, बैंकरप्ट करने के बाद में वो कहीं का नहीं रहता और उसके बाद में वो कोई एक्टिविटी नहीं कर सकता, तो उसकी स्किल का बेनिफिट कंट्री को नहीं मिलता। मतलब कुछ एग्ज़िट पॉलिसी अगर बन जाए। निश्चित रूप से एग्ज़िट पॉलिसी होना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। जितनी हुँ, डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं, वहाँ पर एग्ज़िट पॉलिसी है। हुँ, हमारे यहाँ अब एक एनसीएलटी के रूप में उनने एग्ज़िट पॉलिसी बनाई है, पर वो बड़े-बड़ों की है। हुँ। एग्ज़िट चाहिए छोटे-छोटों को, और जिनका 50 लाख, 1 करोड़, 20 लाख, 30 लाख रुपए का लोन है और वो लोन नहीं चुका पाए और वो आत्महत्या कर लेते हैं। इससे बड़ा ज़्यादा शर्म की बात क्या हो सकती है? और एज़ ए इंडिविजुअल मुझे क्या ध्यान रखना चाहिए? अगर मैंने भी किसी ने भी बिज़नेस शुरू किया है, तो सरकार जो करेगी ठीक है, लेकिन उसको भी कौन-सी सावधानी रखे कि अगर नहीं चला, तो उसको भी तो इतना सोच के ही करना चाहिए, जो अभी आप बता रहे थे, कि भाई 3-4 साल का प्लान लेके चलो। 6 महीने, साल भर में तो कुछ पता नहीं चलता है ना। नहीं, 3-4 साल का प्लान लेने के बाद भी कई अनहोनी होती है। अब आज जब डेवलपमेंट हो रहा है, आपने कोई प्रोडक्ट लेके आए। हुँ, अब वो प्रोडक्ट पहले जो प्रोडक्ट आते थे, वो 10-20 साल, 30 साल तक ऑब्सोलेट नहीं होते थे। बिल्कुल। आज की तारीख में अगर वो प्रोडक्ट ऑब्सोलेट हो गया 1 साल में हुँ, या मशीन ऑब्सोलेट हो गई, नई मशीन आ गई, उसकी कैपेसिटी और ज़्यादा बेहतर है और उसकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन और कम है। तो ऐसी सारी परिस्थितियों को कभी भी
अपन सोच नहीं पाते हैं। कंट्रोल नहीं कर सकते। एक छोटा जो एंटरप्रेन्योर है वो नहीं सोच पाता, बड़ा एंटरप्रेन्योर तो उसके पास में दूसरे रास्ते भी बहुत सारे होते हैं, लेकिन छोटा एंटरप्रेन्योर नहीं सोच पाता। तो उसके सामने ये ऐसी कठिनाई आती है, और वो कठिनाई को वो तभी निकल सकता है जब सरकार का कोई सपोर्ट हो, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन का सपोर्ट हो। अब ये आम तौर से कहा जाता है कि जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं वो फेयर वेदर फ्रेंड है। जब तक कि आसमान साफ है वो छतरी देते हैं, जैसे ही आसमान में बादल आए वो छतरी हटा देते हैं। जबकि छतरी की सही आवश्यकता तो तब है जब बादल आए। बिल्कुल। तो ये स्थिति हमको समझनी पड़ेगी कि हम किस प्रकार से आज, जैसे आप कहते हैं कि लैंड अलॉटमेंट कैसे होगा छोटों को। हाँ, ये जरूरी है। एक सामान्य सी बात है, सबसे प्राथमिक आवश्यकता है उसको जमीन चाहिए। जमीन चाहिए। बड़ा जो जाता है उसको जमीन जो सरकार ने रेट तय कर रहे हैं उस रेट पे मिल जाती है। ठीक है। छोटा जब जाता है उसको बोलते हैं जमीन देख लो। जमीन देख लिया, उसने बता भी दिया, लेकिन वो जमीन उसको न दे के, सरकारी रेट पे न दे करके उसको नीलाम में डाल दिया जाता है। ठीक है। अब जो 150 रुपए की जमीन है वो नीलाम में 400 पहुंच गई। अब वो जो छोटा एंटरप्रेन्योर है वो शुरू में बड़े उत्साह में रहता है, तो उसने 400 में खरीद ली। अब उसकी 400 में खरीदी हुई जमीन पे जो 250 रुपए उसने एक्स्ट्रा दिया, गलती उसने वहीं तो से स्टार्ट हो गई। वहीं से ही समस्या क्रिएट कर दी, उसकी फाइनेंशियल पोजीशन को वीक कर दिया, उसकी फिजिबिलिटी को वीक कर दिया। तो ये उत्साह भी बहुत ज्यादा तकलीफ देता है। ध्यान कई लोग जब इंडस्ट्री डालते हैं तो जब इंडस्ट्री बनने लगती है तो फालतू के खर्चे बहुत कर देते हैं। अब वो बढ़िया बाउंड्री वाल होना, तो ऑफिस का सेटअप में पैसा लगा देंगे। दूसरे जो नॉन प्रोडक्टिव है उन पे ज्यादा पैसा लग उन पे जाता ज्यादा पैसा लगा देते हैं। है। पैसा आया, एक जो कार बदल ली, स्कूटर पे तो कार में आ गए, कार में थे तो और बेहतर कार ले ली कि उनको लगा कि भाई ज़्यादा अच्छा रहेगा मेरा शोबाजी, तो शायद फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस और कस्टमर सब इम्प्रेस होंगे। तो एक्चुअल में आपको नॉन प्रोडक्टिव एक्सपेंडिचर से बचना बहुत जरूरी है। बहुत इंपॉर्टेंट है। जितना कम से कम नॉन प्रोडक्टिव एक्सपेंडिचर हो, क्योंकि हर चीज में आपको देखना है कि आपका लगा हुआ पैसा, हर रुपया कुछ कमा रहा है। कमा रहा है कि नहीं। हमारा ये मानना है कि जैसे फैक्ट्री में 10 मशीन लगी है एक समान, 10 में से 9 मशीन चल रही है, तब तक कि वो समझ लीजिए कि ब्रेक इवन पे है। 9 से 8 पे आई तो मालूम पड़ा कि लॉस चालू हो गया। 7 पे आई तो और लॉस बढ़ गया। तो ये जो स्थितियां हैं, आपके जो प्रोडक्टिव मशीन्स हैं वो पूरी तरह से, हर मशीन जो है वो अपनी प्रोडक्टिव वो दिखाए, उसका प्रोडक्शन आना चाहिए। अगर कोई खाली भी है तो उसके लिए उसको प्रयास करना चाहिए कि किसी तरीके से खाली नहीं रहे। कई बार इंडस्ट्री शुरू कर देते हैं और कुछ लोग ऐसे है कि ज्यादातर लोग तो अच्छे से करते हैं, बट कुछ लोग ऐसे भी देखते हैं जिनका किसी के भरोसे छोड़ देते हैं कि अब आप लोग कर लेना, ये मैंने सेट कर दिया। वो भी एक चैलेंज होता है, मतलब ओनर का या मालिक का वहां जाना एक तरह से जरूरी ही होता है। निश्चित रूप से बहुत जरूरी है, पूरी नज़र होना चाहिए, क्योंकि छोटी इंडस्ट्रीज में मैनेजरियल जो सेटअप है वो बहुत लिमिटेड होता है। उसमें जो एंटरप्रेन्योर है वो पीर, बावर्ची, भिस्ती, वो सभी के रोल में होता है। तो अगर वो किसी भी जगह से थोड़ा भी हिलता है तो कुछ ना कुछ समस्या आती है। ये भी सावधानी ये एक है। दूसरी चीज ये हो जाती है कि जो हमारा सिस्टम है, उस सिस्टम में अगर आप असेस करेंगे तो हर एंटरप्रेन्योर का जो मैक्सिमम टाइम है वो नॉन प्रोडक्टिव कामों में ज़्यादा लगता है। वो मजबूरी है, क्योंकि गवर्नमेंट की औपचारिकताएं इतनी है, उसी को रिटर्न भरना है, उसी को सारे अकाउंटिंग करनी है, उसी को सारे गवर्नमेंट के जितने भी फॉर्मेलिटीज़ हैं उनको पूरा करना है। तो इन फॉर्मेलिटीज़ को वही पूरा करता है और उसके बाद में उसकी समस्या होती है। अब आज जीएसटी को ही ले लीजिए। एक छोटा एंटरप्रेन्योर 1000 ट्रांजैक्शन छोटे छोटे करता है, 10,000, 5,000, 2,000, उसको 10,000 एंट्री करनी,
एक बड़ा एंटरप्रेन्योर 10,000 ट्रांजैक्शन जो है वो बड़े बड़े करता है, 1 करोड़ 2 करोड़ 5 करोड़, उसको भी उतनी एंट्री करनी है। सही है। पर उसके पास में स्टाफ है, उसके पास में कंसल्टेंट्स हैं। बट यहाँ भी अकाउंट्स वाले को दे सकते हैं, आजकल तो अकाउंटिंग बहुत सारे। अकाउंटिंग वाले को देगा, उसकी कास्ट पड़ती है, उस कास्ट को Cost कम वो है। बियर नहीं करता, कास्ट उतनी पड़ेगी, क्योंकि वही 10,000 एंट्री इसको भी करनी है, 10,000 उधर भी करनी है, तो कास्ट तो वहीं पड़ रही है, उतने ही फॉर्म इसको भी भरना है, जितने उन बड़े वाले को भरना है। तो ये जो इम्बैलेंस है, सही होना चाहिए। ये उसके कास्ट, उसके यानी टोटल उसकी स्ट्रेंथ के अगर उसको परसेंटेज में लेंगे तो बहुत हाई हो जाता है। एक और चीज़ है सर, ये जो बिजनेस पार्क डेवलप हो रहे हैं अभी, वो लोग प्राइवेट भी कर सकते हैं कि एक मैंने लैंड लिया और वहाँ बिजनेस पार्क बना दिया, ये कैसे काम करता है? देखिए, स्टेट गवर्नमेंट की पॉलिसी है, एक आप सर्टेन साइज का प्लाट लेकर के और आप इंडस्ट्रियल पार्क डेवलप कर सकते हो। तो वो इंडस्ट्रियल एरिया में ही करना है? इंडस्ट्रियल एरिया में जरूरी नहीं है, आप अपना इंडस्ट्रियल एरिया बना सकते अच्छा, अपन बना सकते हो। हैं? हाँ, वो उसके लिए डाइवर्शन वगैरह के लिए भी सरकार की तरफ सपोर्ट है। उसमें इंडस्ट्रियल एरिया के डेवलपमेंट के लिए सरकार का करीब करीब 40% तक अच्छा, सब्सिडी का सपोर्ट है। और वो जमीन अपनी होना चाहिए, सरकार देगी? नहीं, अपनी जमीन पे ही हो सकता है, क्योंकि सरकार तो सिर्फ डेवलपमेंट पे पैसा लगाएगी। अच्छा। आपने अगर मान लीजिए 25 एकड़ जमीन कहीं ले ली और लेने के बाद में उसका डेवलपमेंट कर रहे हैं, तो एक सरकार का कायदा है 40% या एक लिमिट तक वो अपने को सपोर्ट करते वो सपोर्ट करेगी और आप उसमें लगा सकते हैं। इवन बड़ी इंडस्ट्रीज के लिए भी सरकार ने दिया है कि आप बड़ी जमीन ले लीजिए, उसमें से पार्ट पे आप चाहो तो अपने इंसिलरीज को एकोमोडेट कर लीजिए। इस है पॉलिसीज बहुत सारी है सरकार की, लेकिन एक ये भी कठिनाई है कि पॉलिसीज आम आदमी तक पहुंच नहीं पाती है। क्यों नहीं पहुंच पाती? और उसको अभी तो सरकार बहुत एफर्ट लगा रही है अपनी पॉलिसी नीचे तक पहुंचाने के लिए, फिर नहीं, सरकार एफर्ट नहीं लगाती आजकल, तो सिर्फ उनके वेबसाइट पे हर चीज होती है। अच्छा, आजकल तो वेबसाइट है। वेबसाइट पे है, अब वेबसाइट पे पढ़िए, उसको करिए। लेकिन एक बहुत छोटी सी बात है कि थ्योरी और प्रैक्टिस में बहुत अंतर है। थ्योरी में आपने कह दिया कि आपको इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी स्टार्टअप को नहीं देनी पड़ेगी, ठीक है। अब स्टार्टअप का बिल आता है 5,000 रुपये, उसमें से समझ लीजिए 450 रुपये की इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी, 450 रुपये बचाना है। अब वो 450 रुपये महीने का यानी साल का 5,000 रुपये बचाने के लिए अगर उसको इतने एफर्ट करने पड़े कि अगर वो घंटों में उसकी हिसाब से गिना जाए और वो कास्ट ज़्यादा पड़ जाए तो जो छोटी सी चीज़ है, बेनिफिट है, उसको लेने के लिए आपको एफर्ट करना पड़ रहा है। पॉलिसी में है, आपको अप्लाई करना पड़ेगा, लेकिन क्या अच्छा हो कि जैसे ही स्टेट गवर्नमेंट के स्टार्टअप पोर्टल पे कोई रजिस्टर हो गया तो उसके वो सारे बेनिफिट ऑटोमेटिकली ट्रांसफर हो जाना चाहिए। वो मैसेज इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड को भी चला जाना चाहिए कि ये स्टार्टअप है, इससे आपको ड्यूटी नहीं लेनी है, ये स्टार्टअप है, इसको 3 साल तक की ये सारी फॉर्मेलिटीज करने की एग्जेम्पशन है। तो एक प्रकार से ये होता है कि कोई सामने से आए और मांगे और दे, और एक बेहतर स्थिति होती है कि कोई मांगे उसके पहले हम उसे दे दें। अच्छा, मतलब बिजनेस पार्क जो है हम बना सकते हैं और कोई भी इसको कर सकता है, और फिर वो क्या करता है, लोगों को रेंट पे देता है या सेल करता है? दोनों स्थिति हो सकती है, रेंट पे भी देते हैं, सेल भी करते हैं। तो ये एक अच्छा बिजनेस मॉडल है। आज की तारीख में अगर जैसे इंदौर जैसा शहर है जी, अब इंदौर जैसे शहर में बिजनेस पार्क एक अच्छा मॉडल, डिमांड भी है। हाँ, इसलिए अच्छा मॉडल दोनों के लिए अच्छा है, जिसे मुझे बनाना है और एक वो भी है कि भाई मुझे बना बनाया बिल्कुल सही बात। वो इसलिए कि अगर मैं अपना ओन सेटअप बनाऊंगा तो मेरी कास्ट बहुत बढ़ जाएगी और ये सारी फॉर्मेलिटी करनी पड़ेगी। और वो एक बिजनेस पार्क बना है तो सीधा प्लग इन वाले पोजीशन सब रेडीमेड मिलता है,
तो ज़्यादा इसलिए चल रहा है। नेचुरली वो एक अच्छा मॉडल है। सर आने वाले सालों में आप इंदौर इंडस्ट्रियल एरिया जो पूरा है आसपास भी कैसे देखते हैं, कितना बड़ा बनने वाला है और कितनी बड़ी अपॉर्चुनिटी हम सबके लिए है? अभी सरकार ने लगभग 8,600 स्क्वायर किलोमीटर के एरिया को मेट्रोपॉलिटन एरिया डिक्लेयर कर दिया है। अच्छा, इससे क्या फायदा होगा सर? तो अब इसमें जुड़ जाएगा उज्जैन, धार, आपका इंदौर तो जुड़ा ही है, इंदौर देवास। के देवास जुड़ जाएगा और ऐसे 40, 50, 60 किलोमीटर की पेरिफेरी में सब जुड़ जाएंगे। ठीक है। इसका फायदा ये होगा कि अब इनका जोनल प्लान बनेगा। अच्छा। तो जोनल प्लान बनेगा, मेट्रोपॉलिटन अथॉरिटी बनेगी, मेट्रोपॉलिटन अथॉरिटी उन जोनल प्लान्स पे वो पूरा ध्यान रखेगी। अभी क्या हो रहा है कि हमारा जो डेवलपमेंट हो रहा है ना, वो बिना किसी प्लानिंग के हो रहा है। हमने 29 गांव पहले इंदौर में मिला दिए, फिर और 80-90 गांव फिर इंदौर में मिला दिए। इंदौर बढ़ रहा है, हम गांव मिलाते गए। तो गांव मिलाने से क्या हुआ, पहले तो पंचायत थी, पंचायतों ने अपने हिसाब से सब डेवलपमेंट कर रखा है। अब नए सिरे से अगर डेवलपमेंट करना है तो वो पंचायतों के जो किए हुए डेवलपमेंट है वो रास्ते में आ रहे हैं। अब मेट्रोपॉलिटन अथॉरिटी होगी तो एक बड़े एरिया की प्लानिंग होगी। पूरा ये 40-50 किलोमीटर में हाँ, 3-4 डिस्ट्रिक्ट भी कवर हो जाएंगे। 8,500 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया, बहुत बड़ी बात है। तो वो उस सारे एरिया की प्लानिंग होगी। उस प्लानिंग के हिसाब से फिर प्लान्ड डेवलपमेंट होगा। ये बहुत इम्पोर्टेंट प्लानिंग करके काम होने वाला है। हाँ, तो इसका सबसे बड़ा फायदा हम लोगों को मिलने वाला इसका है। फायदा इंदौर की इकोनॉमी को बहुत ज़्यादा मिलने वाला है। मेरे मेरे कैलकुलेशन से अगर इनने प्रॉपर वो कर दिया तो हमारी जो एग्जिस्टिंग ग्रोथ है वो बहुत स्पीड से आगे आएगी। ऑलरेडी हम कर रहे हैं ग्रोथ अच्छा। ऑलरेडी हम 14% पर ईयर के ग्रोथ पे हैं, इंदौर लेकिन वो 25%, 30% पे जा सकते क्या बात है, मतलब ये बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी आगे। हैं। तो ये निश्चित कब तक आने वाला है सर, कब तक आपको अब लग रहा है? डिक्लेयर हो गया, मेट्रोपॉलिटन अथॉरिटी बनेगी, ये भी बात हो गई है। मुख्यमंत्री जी ने इसके बारे में थोड़ा स्पष्ट भी कर दिया है कि वो उनको जल्दी करना चाहते हैं, क्योंकि वो उनके कार्यकाल में ही उज्जैन और इंदौर को साथ में विकसित होते देखना चाहते हैं। तो ये पूरे एरिया के लिए बहुत फायदा होएगा। निश्चित रूप से, और ये प्लान्ड डेवलपमेंट होगा और प्लान्ड डेवलपमेंट हमेशा बेहतर होता बेहतर होता है। अभी ये हो रहा है कि हर कोई को इंदौर के अंदर घुसना है। है। बाद में हमको 8,600 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया मिलेगा, उसमें फैलना है। बहुत फायदा रहेगा। तो ये जो सिमटने वाली चीज थी वो अब बाहर की तरफ जाने इससे लगी। एम्प्लॉयमेंट भी बढ़ेगा, लोगों निश्चित का हर रूप चीज से। में बड़ा फायदा होने वाला है। सर आप एक बुक भी लिख रहे हैं, किताब लिख रहे हैं आप, क्या जी है हाँ। वो, क्यों लिख रहे हैं, क्या है? ये किताब पीतमपुर के पूरी हिस्ट्री है। अच्छा, जब से कब आपके मन पीतमपुर में ख्याल आया कि किताब लिखूंगी? किताब लिखने का मन में मेरे ख्याल नहीं आया। मुझे हमेशा से लोग कहते रहे कि आपने इतना लंबा समय देखा है तो आप इस पर लिख क्यों नहीं लेते। तो पिछले साल फिर मुझे लगा कि किताब का काम पूरा करना चाहिए। मेरे एक मार्गदर्शक हैं राजेंद्र कोठारी भोपाल में, अच्छा। तो उनने कहा कि समय तो कभी भी नहीं मिलेगा, लेकिन अगर थोड़ा थोड़ा समय ही रोज लगा दे तो किताब आ जाएगी। और वास्तव में मैंने फिर समय लगाना शुरू किया, और वो चूंकि मेरे पास में सारे रिकॉर्ड्स पिछले 36-37 साल के उपलब्ध थे, तो मैंने वो किताब करीब करीब पूरी कर ली है। उसमें पीतमपुर के विकास की पूरी गाथा है। उस विकास में कहाँ कमी रह गई, कहाँ समस्याएं आई, किस प्रकार से डेवलपमेंट हुआ, वो सारी चीज़ें उसमें समाहित हो रही हैं। कब आ रही सर वो किताब मार्केट? इस वर्ष इस उसको वर्ष। ले आएंगे किसी भी हालत में। तो सर आपकी किताब के लिए एडवांस में शुभकामनाएं, और आज आपने धन्यवाद। समय दिया, बहुत अच्छा लगा इतना सारा जान के। और आई थिंक जितने भी लोग ये देखेंगे बहुत फ़ायदा मिलने वाला है, स्टार्टअप का बहुत फ़ायदा मिलने वाला है। और अगर डिटेल में किसी को और भी कभी बात करना हो तो आपसे मिल भी सकते निश्चित हैं, रूप से। बात भी कर सकते हैं। आपने समय निकाला सर, उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू। थैंक यू।